हेलो बच्चों। हेलो। तो स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 और नाम है फिजिकल वर्ल्ड। और यहाँ पर फिजिक्स की डेफिनेशन सीखेंगे, फिजिक्स की मीनिंग सीखेंगे, फिजिक्स का स्कोप सीखेंगे, फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है। बहुत सारी वैरायटी इस पर हम सीखेंगे। फिजिक्स में हम कौन कौन सी बातें पढ़ते हैं, फिजिक्स में किस तरह की एप्लीकेशन है, फार्मूला है, डेरिवेशन, थ्योरी, परिभाषा, बहुत सारी चीजें हैं। और ये है आपके लिए YouTube में फिजिक्स का एक खूबसूरत चैनल विवेक फिजिक्स नाम से। और यहाँ पर क्लास 11th और क्लास 12th की फिजिक्स आपको डिटेल से मिलेगी, जेई नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी पैटर्न में। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 और इसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। वैसे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए चैप्टर बेहतरीन साबित होगा। फिजिक्स के बारे में सिखाता है, फिजिक्स की मीनिंग सिखाता है, फिजिक्स का स्कोप क्या है, टेक्नोलॉजी के साथ इसका क्या रिलेशन है, सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है, हमारे वर्क किस तरह से चेंज होते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल किस तरह से चेंज होती है, फिजिक्स हमारी लाइफ स्टाइल में क्या इफेक्ट डालती है, कैसे अपना काम करती है। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। फिजिक्स में कैसे कैसे फार्मूले बनते हैं, उनको किस तरह से समझते हैं, बहुत हम डिटेल से समझेंगे। तो अभी स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 और नाम है फिजिकल वर्ल्ड। तो अपने पास है क्लास 11th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर फर्स्ट, और इसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। ये चैप्टर है। और इस फिजिकल वर्ल्ड में हम पहले तो समझते हैं इसका इंट्रोडक्शन, यानी फिजिक्स में हम फिजिक्स की डिफिनेशन क्या है, फिजिक्स का कंसेप्ट क्या है। फिजिक्स को अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से लिखते हैं। जैसे हम लोग इंट्रोडक्शन करते हैं, इंट्रो। फिजिक्स का मतलब होता है नेचर, यानी नेचुरल साइंस होता है। और ग्रीक लैंग्वेज में इसको हम ग्रीक वर्ड में इसको लिखते हैं इस तरह से, THUSIS, इस तरह से लिखते हैं, या इस तरह से लिखते हैं साई यू सिग्मा आई सिग्मा, इस तरह से लिखें। और इसका मतलब होता है नेचुरल फिनोमेना को समझना। इन सब का मतलब होता है नेचर, या नेचुरल जो फिनोमेना है उनकी स्टडी करना। नेचर को समझना, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर, नेचर के लॉ को समझना, नेचर के फिनोमेना को समझना, नेचर के कंसेप्ट को समझना। नेचर क्या है? हमारे आसपास जो भी इवेंट्स हो रही हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं, उनको हम नेचुरल फिनोमेना कहते हैं। जैसे सूरज का निकलना, सनराइज होना, या चंद्रमा का मून का अर्थ के अराउंड मूव करना, घूमना है, धरती का सूर्य के चारों ओर घूमना, तारों का चमकना, तारों का टिमटिमाना, बारिश के बाद आसमान में इंद्रधनुष का बनना, बाढ़, आंधी, तूफान, सूखा, ये जितने भी जिस तरह की जो फिनोमेना हैं, इन सब को हम कहते हैं नेचुरल फिनोमेना है। जैसे न्यूटन में एप्पल वाली कहानी है कि एप्पल नीचे की ओर गिरता है। एप्पल नहीं, हर एक ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की वजह से वर्टिकल डाउनवर्ड आते हैं और ग्रेविटी उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। हर एक बॉडी को ग्रेविटी अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। तो न्यूटन ने इसकी डिस्कवरी की, इसलिए कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो इस तरह के बहुत सारे पैरामीटर हैं जिनको हम समझते हैं, यानी नेचर्स को समझते हैं, नेचर्स की स्टडी करते हैं, जिनको हम कहते हैं फिजिक्स कहते हैं। इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं, ग्रीक वर्ड में ये सिंबल देते हैं, या इस तरह से लिखते हैं, इसका मतलब होता है नेचर। और इसको अगर हम संस्कृत में लिखते हैं फिजिक्स को, तो भौतिकी कहते हैं, BHAUTIKI। संस्कृत में इस तरह से लिखते हैं, भौतिकी लिखते हैं, जिसका मतलब होता है नेचर्स के साथ अटैचमेंट होना। नेचर्स के जो फिनोमेना हो रही हैं हमारे आसपास, जो भी इवेंट्स हो रही हैं, उन सबको जानना। नेचर्स में हम भी शामिल हैं कि हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा होता है, जब 2 साल का होता है तो उसकी हाइट कितनी होती है, उसका वेट कितना होता है, उसके बॉडी का वॉल्यूम कितना होता है। लेकिन 10 साल के बाद जब उसकी एज ज़्यादा हो जाती है तो हम देखते हैं उसका साइज बढ़ गया, उसकी लंबाई बढ़ गई, उसका वॉल्यूम बढ़ गया, माने उसका क्षेत्रफल, उसका वेट बढ़ जाता है।
तो जो उसमें वेट आ रहा है, जो मास आ रहा है, वो कहाँ से आ रहा है, उसकी हाइट किस तरह से बढ़ रही है, उसकी जो हड्डी है, बोन है, वो कैसे इंक्रीज हो रही है, अपनी लेंथ को इंक्रीज कर रही है, इन सबको हम कहते हैं नेचुरल फिनोमेना है। और इसके लिए मेरे पास बहुत ही एक खूबसूरत लाइन है। वो कहते हैं कि फिजिसिस्ट यानी फिजिक्स को समझने वाला व्यक्ति, यानी फिजिक्स की स्टडी करने वाला जो व्यक्ति है, जैसे हम साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट कह सकते हैं, फिजिसिस्ट इज अ फिलोसफर ऑफ नेचर, यानी नेचर का फिलोसफर है, दार्शनिक है। और फिजिसिस्ट फिजिसिस्ट इज द फिलोसफर ऑफ नेचर एंड फिजिक्स इज अ नेचुरल फिनोमेना। नेचुरल फिनोमेना है, फिजिक्स एक नेचुरल फिनोमेना है, और जो साइंटिस्ट है, जो फिजिसिस्ट है, वो इस नेचुरल फिनोमेना का फिलोसफर है, समझना चाहता है कि आखिरकार जो इस वर्ल्ड में, इस पूरे यूनिवर्स में जो कुछ भी हो रहा है, उनके होने का रीजन क्या है। जैसे आर्किमिडीज ने तैरने के नियम बताए, स्विमिंग्स लॉ बताए, किस तरह से कोई बॉडी फ्लोट कर सकती है या कोई बॉडी सिंक कर सकती है, पानी में डूब सकती है। ऐसा नहीं है कि आर्किमिडीज से पहले वस्तुएं नहीं होती थी, या पानी नहीं होता था, या वस्तुएं डूबती नहीं थी या तैरती नहीं थी, लेकिन शायद किसी को पता नहीं था। आर्किमिडीज आए, उन्होंने रिसर्च की, समझा, जाना, फिर उन्होंने एक लॉ बना दिया कि इस वजह से वस्तुएं डूब जाती हैं, क्योंकि जब किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो अपने आयतन के बराबर पानी को डिस्प्लेस करती है, इसकी वजह से उसका वेट वहां पर कम हो जाता है। जैसे न्यूटन्स के पहले भी एप्पल थे, लोग थे, एप्पल नीचे गिरते थे, लेकिन शायद किसी को पता नहीं था या किसी ने जानने की कोशिश नहीं की, तो न्यूटन ने इसकी डिस्कवरी की, इसलिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ऐसे बहुत सारे पैरामीटर हैं, बेस्ट बहुत सारी चीजें हैं। जैसे केपलर ने प्लैनेट्स के मोशन के बारे में बताया, उनके लॉ बताए। तो ऐसा नहीं कि केपलर से पहले ये प्लैनेट्स नहीं थे, ग्रह नहीं थे, सब कुछ पहले भी था, करोड़ों सालों से है, मिलियंस बिलियंस ईयर्स पहले से कुछ, लेकिन किसी को मालूम नहीं था या किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। केपलर आते हैं और उन्होंने ये एप्लीकेशन बताई, ये डिस्कवरी की, ये रिसर्च की, इसलिए कहते हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के मोशन के जो लॉ है, रिलेटेड जो लॉ है, उनको कहते हैं केपलर्स लॉ। तो मेरे कहने का मतलब है, फिजिक्स का मतलब है जो नेचर में कुछ हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, उसको जानना, समझना और उसकी स्टडी करना, यानी फिजिक्स का मतलब है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस है, यानी नेचर को समझना, और ये है फिजिक्स की नेचर की अंडरस्टैंडिंग, यानी इट इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग the law of nature and natural phenomena and its application। बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है, फार्मूला है, डेरिवेशन है, ऐसे कंसेप्ट है, उनको समझना, यानी नेचर्स को समझना, नेचर्स के बारे में जानकारी रखना कि ये है क्या, आखिरकार ऐसा क्यों होता है, उसी को हम कहते हैं साइंस, यानी एक तरह की साइंस है। साइंस का मतलब होता है जानना। साइंस को अगर हम दो तरीके से डिवाइड करें, जैसे हम कहते हैं विज्ञान कहते हैं, विज्ञान को अगर हम दो टुकड़ों में डिवाइड करें तो वी का मतलब होता है विशेष यानी स्पेशल, एंड ज्ञान का मतलब होता है जानकारी यानी नॉलेज। विज्ञान का मतलब होता है स्पेशल नॉलेज, विशेष का मतलब स्पेशल, और इसका मतलब होता है नॉलेज। ऐसा नॉलेज जो किसी दूसरे के पास ना हो। ऐसे नॉलेज तो ये भी हो सकता है कि यहाँ से सबको पता है कि दिल्ली कितनी दूर है, यहाँ से कोलकाता कितनी दूर है, सबको पता है। यहाँ से अमेरिका कितनी दूर पर है, वाशिंगटन कितनी दूर पर है, ये डिस्टेंस है। वाशिंगटन कहाँ पर है, किस कंट्री में है, मैक्सिको किस कंट्री में है, ये भी एक नॉलेज है। लेकिन ये नॉलेज सबको पता है, बहुत लोगों को पता है, पता किया जा सकता है, बड़ा आसान है। ये स्पेशल नॉलेज नहीं है कि यहाँ से मैक्सिको कितनी दूर पर है और मैक्सिको किस कंट्री में है और उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है। ये कोई विशेष नॉलेज नहीं है।
स्पेशल नॉलेज वो है जो किसी दूसरे के पास न हो और आपके पास हो, उसको कहते हैं स्पेशल नॉलेज। और जिस व्यक्ति के पास ये स्पेशल नॉलेज होगा वो नेचर्स में होने वाले फिनोमेना को, नेचर्स की सीक्रेट को, नेचर्स की मिस्ट्री को समझा सकता है कि ऐसा इसलिए होता है। जैसे न्यूटन्स की कहानी या चंद्रशेखर वेंकट रमन की कहानी। सीवी रमन ने जब लाइट के स्कैटरिंग के बारे में नहीं बताया था तो शायद ही किसी को पता था कि ये जो फिनोमेना हो रहा है, तारे टिमटिमा रहे हैं, इनके टिमटिमाने का रीजन क्या होता है। लेकिन ये इवेंट्स पहले भी हो रही थी, सीवी रमन के जन्म से पहले भी हो रही थी, लेकिन शायद ही किसी को ऐसा पता हो। लेकिन सीवी रमन आए, उसकी डिस्कवरी कहते हैं, उसकी जांच करते हैं, यानी नेचर्स को समझते हैं, नेचर्स की अंडरस्टैंडिंग करते हैं, नेचर्स के लॉ को समझते हैं, लेकिन उसमें कोई हम चेंज नहीं ला सकते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। हम सिर्फ समझ सकते हैं तारों की चमक का कारण, बट उनमें, उनकी चमक में, तारों की चमक में कोई परिवर्तन नहीं ला सकते हैं, कोई चेंज नहीं ला सकते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि अर्थ सन के अराउंड इस तरह से मूव करती है, इस डायरेक्शन पर मूव कर सकती है, इतनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, इसका टाइम पीरियड इतना है, इतनी इसकी इसकी रेडियस है, इसको समझ सकते हैं। लेकिन इनमें कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। हम चाहें कि अर्थ इस तरह से मूव कर रही है, ऐसे से मूव कर रही है, और हम चाहें कि अर्थ इस तरह से मूव करने लगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है। नेचर्स चाहे तो नेचर्स के बेस में इसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन किसी ह्यूमन बॉडी में इतनी ताकत नहीं है कि ऐसा कर सकें। सिर्फ उसको समझ सकते हैं, उसके लॉ को समझ सकते हैं, उनमें जानकारी ले सकते हैं। तो ये मतलब होता है फिजिक्स का। फिजिक्स का मतलब है नेचर्स की स्टडी करना, नेचर्स को समझना, नेचर्स को जानना। इसका मतलब होता है फिजिक्स। अब हम बात करते हैं इसके अगले टॉपिक पर। फिजिक्स में दो तरह की स्टडी होती है, एक तो होता है माइक्रोस्कोपिक, दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन उस अंतर को अगर हम देखेंगे तो बहुत बड़ा अंतर बनकर आता है। फिजिक्स में जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ फिजिक्स। सेकेंड टॉपिक, स्टडी ऑफ नेचर कह सकते हैं या स्टडी ऑफ फिजिक्स कह सकते हैं, ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में स्टडी दो तरह की होती है। पहला जो वैरायटी है उसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक, MACRO वाला, ये ध्यान रखना है, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। और दूसरा होता है फिजिक्स में, दूसरा जो तरीका है ये फिजिक्स की स्टडी करने का, उसको कहते हैं माइक्रोस्कोपिक, MICRO वाला, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब होता है स्मॉल, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। जब हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स का, इसका मतलब हम ऐसे पार्टिकल को पढ़ रहे हैं जिनका साइज ज्यादा है। यानी ये यहाँ पर हम जिस तरह के पार्टिकल की स्टडी करेंगे वो पार्टिकल होंगे जैसे प्लैनेट्स है, सैटेलाइट है, मून है, अर्थ है, या कोई बॉडी है जैसे कार है, फुटबॉल है, कार का मोशन है। तो यहाँ पर ऐसे बॉडी को पढ़ते हैं जिसकी वेलोसिटी बहुत ही कम हो, लाइट के कंपेयर में वेरी लो वेलोसिटी, वेरी लो स्पीड। ऐसे हम पार्टिकल की स्टडी यहां पर करते हैं जिसकी स्पीड और वेलोसिटी बहुत कम हो एज कंपेयर टू लाइट, लाइट की स्पीड में बहुत कम हो, और जो बॉडी का साइज हो, जो ऑब्जेक्ट का साइज हो, वेरी लार्ज हो, यानी लार्ज हो। साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट वेरी लार्ज, इज लार्ज, लार्ज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे कैसे कैसे ऑब्जेक्ट हो, जैसे रॉकेट का मोशन है, या फुटबॉल का मोशन है, कार का है, एरोप्लेन है, इस टाइप की जो बॉडी है, प्लैनेट्स है, सन है, इस तरह की जो बॉडी है, वहां पर हम लोग इस तरह की स्टडी करते हैं। और इस फिजिक्स का एक हम नाम दिया करते हैं, इसका नाम होता है क्लासिकल मैकेनिक्स, यानी क्लासिकल फिजिक्स। इसका नाम होता है माइक्रोस्कोपिक का क्लासिकल फिजिक्स।
यानी क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। और क्लासिकल मैकेनिक्स में न्यूटन्स के जो नियम है, न्यूटन्स की एप्लीकेशन है, वो बहुत ही खूब तरीके से यूज में आती है, इसलिए इस फिजिक्स का नाम न्यूटोनियन फिजिक्स कह सकते हैं। न्यूटोनियन फिजिक्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक, और यहाँ पर हम बहुत सारी चीजों को पढ़ते हैं। इसको मैं एक बार हटा देता हूँ। और इस फिजिक्स में हम बहुत सारी छोटी चीजों को पढ़ते हैं, जैसे हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, यानी यांत्रिकी। यहाँ पर हम किसी बॉडी के मोशन को पढ़ते हैं, जैसे कार का मोशन है, बॉडी फुटबॉल का मोशन है, बस का मोशन है, किसी व्यक्ति का मोशन है, इस टाइप के मोशन को पढ़ते हैं। बट जो वेलोसिटी होगी, जो स्पीड होगी, वो बहुत ही कम होगी लाइट की वेलोसिटी के कंपेयर में। यहाँ पर हम बॉडी के रेस्ट और मोशन की सिचुएशन को पढ़ते हैं कि बॉडी कब रेस्ट पर है, कब मोशन पर है। और अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो आपको थोड़ा सा एक अजीब महसूस हो, कि बिकॉज आप 10th पास आउट करके जस्ट 11th क्लास में है, तो थोड़ा सा आपको अजीब फील होगा, बिकॉज ये टॉपिक हो सकता है आपने पहले कभी नहीं पढ़े हो। लेकिन अगर आप 11th-12th पास आउट हैं और आप फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जी या नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बिल्कुल कंफर्ट है। लेकिन आप अगर जस्ट 10th पास आउट स्टूडेंट हैं तो आप घबराएं नहीं। ये फिजिक्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, फिजिक्स की समझ है, फिजिक्स की डेफिनेशन है। अगले 2 सालों तक हम फिजिक्स में जितना जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं, उसकी एक समरी यहाँ पर हम एक बार देखना चाहते हैं। ये समझ रहे हैं। यहाँ पर हम मैकेनिक्स को पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग बॉडी के रेस्ट और मोशन की कंडीशन को समझते हैं कि कब बॉडी रेस्ट पर रहेगी, कब मोशन पर रहेगी। और हम पढ़ते हैं ऑप्टिक्स को पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स में चाहे रे ऑप्टिक्स हो या वेव ऑप्टिक्स हो, वेव ऑप्टिक्स इस तरह का हो, या हम लोग थर्मोडायनेमिक्स हो, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग हीट एंड टेम्परेचर को पढ़ते हैं, हीट एंड टेम्परेचर को पढ़ते हैं, टेम्परेचर की स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम चार्ज की कंडीशन पढ़ते हैं, चार्ज के रेस्ट और मोशन को पढ़ते हैं, चार्ज के रेस्ट और मोशन कंडीशन को पढ़ते हैं, कब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर रहेगा, कब मोशन पर रहेगा, और इसकी बहुत सारी सिचुएशन को पढ़ते हैं। बहुत सारे इसके फिनोमेना है जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट और मोशन पर रहेगा। ये सब सारी चीजें हम पढ़ते हैं। इसमें से और जैसे है फ्लूइड मैकेनिक्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स, इस तरह के बहुत सारे हैं। वेव ऑप्टिक्स है या वेव है, वेव या साउंड वेव, इस तरह का वेव है, ऑक्सीलेशन है, एसएचएम है। बहुत सारे इसमें पैरामीटर हम लोग पढ़ते हैं, जिसका नाम होता है क्लासिकल मैकेनिक्स, जिसमें हम पार्टिकल को माइक्रोस्कोपिक वे में समझना चाहते हैं, यानी लार्ज रेंज में हम समझना चाहते हैं पार्टिकल को, फिजिक्स की स्टडी करना चाहते हैं। तो ये है हमारे पास माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स यानी न्यूटोनियन फिजिक्स यानी क्लासिकल फिजिक्स। ध्यान रखना है, क्लासिकल फिजिक्स यानी माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में मैंने आपको अभी बताया जस्ट रिसेंटली कि ये केवल 2 तरह की सिचुएशन पर वैलिड है। एक पर जब आप लार्ज पार्टिकल की स्टडी कर रहे हैं, जैसे फुटबॉल का मोशन है, बॉल का, कार का, ट्रक है, या किसी लड़के का मोशन है, या एरोप्लेन, रॉकेट है, प्लैनेट्स है, सन है, स्टार है, इस तरह के बॉडी का जो मोशन होगा उनको हम जानेंगे। बट उनकी जो स्पीड वेलोसिटी है लाइट के कंपेयर में बहुत ही कम होना चाहिए, तब जाके काम बनेगा। ये तो हो गया। फिर इसके बाद दूसरा जो इसका पार्ट आता है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स, उसको समझते हैं 1 मिनट में। और माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स का मतलब है जहां पर हम किसी ऐसे पार्टिकल को देख रहे हैं, ऐसे पार्टिकल को देख रहे हैं जिसका साइज बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटा है, और उसकी जो स्पीड है उस पार्टिकल की वो बहुत ही ज्यादा है। तो दूसरा इसका जो पार्ट आता है माइक्रो स्कोपिक फिजिक्स। यहाँ पर हम 2 बातों को देखते हैं। बहुत ही स्मॉल पार्टिकल को पढ़ते हैं, वेरी स्मॉल पार्टिकल, वेरी स्मॉल पार्टिकल।
बहुत ही स्मॉल पार्टिकल की स्टडी करते हैं। और दूसरी बात, वो जो पार्टिकल है जो बहुत ही स्मॉल है, उसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, लाइट के स्पीड के कंपेयर में इक्वल हो या उसका कंपेरेबल हो, ये ध्यान रखना है। हाई स्पीड की चर्चा करते हैं, हाई स्पीड यानी हाई वेलोसिटी की चर्चा करते हैं। और ऐसे पार्टिकल कौन कौन से हैं जिनको हम स्मॉल पार्टिकल का नाम दे सकते हैं? जैसे फोटोन है, जैसे इलेक्ट्रॉन है, जैसे प्रोटॉन है, जैसे न्यूट्रॉन है, जैसे क्वार्क है, जैसे न्यूट्रिनो है या पॉजिट्रॉन है या एंटी पॉजिट्रॉन है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास स्मॉल पार्टिकल हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं जिनकी जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के कंपेयर में होगी। जैसे खुद ही लाइट है, खुद ही लाइट पार्टिकल है, तो यहाँ पर हम जो पार्टिकल की स्पीड होगी वो स्पीड लाइट की स्पीड के कंपेयर हो इक्वल होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या इसके कंपेरेबल होगी यानी तुलनात्मक होगी। जैसे ये है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर है लाइट की स्पीड वैक्यूम में, तो जो पार्टिकल की स्पीड होगी वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड ना हो तो कम से कम 1.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड तो हो, 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड तो हो या 2.5 लाख किलोमीटर पर सेकंड तो हो, तब भी वो वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी। आम जनमानस में जो हम लोग वेलोसिटी जो रफ्तार देखते हैं, स्पीड देखते हैं, वो बहुत ही कम होती है। एक कार जब बहुत तेज चलती है 100 किलोमीटर पर आवर चलेगी, 150 किलोमीटर पर आवर चल रही है, बहुत कोई बहुत वीआईपी कार है रोल्स रॉयल तो 200-300 किलोमीटर 400 किलोमीटर पर आवर मान लो। कोई रॉकेट 1000-2000 किलोमीटर पर आवर चलेगा, लेकिन लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलेगी, जो कि बहुत ज्यादा रफ्तार है, तो ये ध्यान रखना है। और इन्हीं दोनों पैरामीटर की वजह से जो माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स है यानी क्लासिकल फिजिक्स वो फेल होती है। एक तो स्मॉल पार्टिकल की स्टडी वहां पर नहीं हो पाती, दूसरा हाई स्पीड यानी हाई वेलोसिटी की चर्चा वहां पर नहीं हो पाती है। और यहाँ पर फिजिक्स में दो पार्ट बनते हैं, एक पार्ट बनता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वहां पर बनती जब आप हाई स्पीड का डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर वो चर्चा होती जब आप हाई स्पीड का डिस्कशन करते हैं, हाई स्पीड, ये ध्यान रखना। फिजिक्स में यहाँ पर दूसरी ब्रांच बनती है जिसका नाम होता है क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स। और क्वांटम फिजिक्स की स्टडी वहां पर होती है जब आप स्मॉल पार्टिकल का डिस्कशन करते हैं, जैसे फोटोन है या क्वार्क है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है या एटम्स है, एटम्स इन्हीं के अंदर आ गए, न्यूक्लियस है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में आ गए। तो जब आप स्मॉल पार्टिकल को पढ़ते हैं, स्मॉल पार्टिकल, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इन दोनों फिजिक्स का नाम एक और नाम देते हैं जिसका नाम होता है मॉडर्न फिजिक्स। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हम आगे अपनी चर्चा को आगे तक बढ़ाते हैं। अब हम चर्चा करेंगे अपनी आगे हम चर्चा करेंगे यूनिफिकेशन और रिड्यूशन पर। यूनिफिकेशन और रिड्यूशन। यूनिफिकेशन का मतलब होता है एक हम कोई एप्लीकेशन बनाए, एक फार्मूला बनाए, एक कंसेप्ट हो, एक फार्मूला हो और उससे हम बहुत सारे फार्मूलों को बना सकें, बहुत सारी जो वैरायटी है उनको हम देख सकें, समझ सकें, उस चीज को हम कहते हैं यूनिफिकेशन। रिड्यूशन का मतलब होता है कि एक चीज है उसमें बहुत सारे, एक फार्मूला है कोई, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फार्मूले हैं और उन सबको हम अलग अलग करें। अलग अलग करने की जो सिचुएशन होती है उसको हम रिड्यूशन कहते हैं। और जैसे हम यूनिफिकेशन पर चर्चा करते हैं तो यूनिफिकेशन का मतलब, जैसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी पर अगर चर्चा करें, न्यूटन्स, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले मैं अगर इस पर चर्चा करूं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी में बताया जाता है कि जैसे सन है, सन के अराउंड अर्थ का मोशन है, इस चीज को समझना। जैसे ये सन हो गया
और इसके अराउंड ये अर्थ इस तरह से कंटिन्यू मूव करती रहती है, या यहाँ पर ये अर्थ है इसके अराउंड मून मूव करता रहता है। तो इनका जो मोशन है, मून का जो मोशन है अर्थ के अराउंड है, ये अर्थ है, और अर्थ का मोशन है सन के अराउंड है, सन का मोशन है अपनी गैलेक्सी के अराउंड है। तो ये जो ग्रेविटी में जो वेरिएशन आता है, ग्रेविटी के बारे में हम समझते हैं, ग्रेविटी में बहुत सारी एप्लीकेशन समझते हैं, उन सब सारी चीज़ों को एक छोटे से शब्द में पिरो कर रखना या मर्ज करके रखने की जो सिचुएशन है उसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन कहते हैं। जैसे मैक्सवेल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, मैक्सवेल के 4 इक्वेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के, और उससे पूरी बुक एक कंप्लीट होकर बन जाती है। एनसीईआरटी की 12th क्लास की जो फर्स्ट बुक है, 12th क्लास की एनसीईआरटी की जो फर्स्ट बुक है, उस पूरी बुक में से केवल 4 इक्वेशन को हम पढ़ते हैं, पूरी बुक में से केवल 4 इक्वेशन को पढ़ते हैं, और डेरिवेशन एप्लीकेशन बहुत सारी हैं, और उन सभी जो एप्लीकेशन है, हजारों तरह के एप्लीकेशन फार्मूले न्यूमेरिकल हैं, उन सबको 4 फार्मूले में केवल मर्ज करके रखते हैं। ऐसी सिचुएशन को हम यूनिफिकेशन कहते हैं। जैसे मैक्सवेल लॉ ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकत्व के मैक्सवेल के 4 समीकरण है, 4 इक्वेशन है, उनको हम इसमें देखते हैं, और इसमें बहुत सारी वैरायटी हम लोग एप्लीकेशन में देखते हैं। तो ये जो फिनोमेना होता है उसको हम कहते हैं यूनिफिकेशन। रिड्यूशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, बहुत सारी मच मोर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन माने बहुत सारी ऐसी फार्मूले होंगे, डेरिवेशन होंगे, जिनको हम अलग अलग कर सकते हैं। एक फार्मूला बना है, उनसे हम सबको अलग अलग करने की जो सिचुएशन है उसको हम कहते हैं रिड्यूशन कहते हैं। अलग अलग करना यानी रिड्यूस करना, अलग कर देना। रिड्यूस का मतलब अलग कर देना, रिड्यूस हो गया। जैसे रिड्यूस मास आपने सुना होगा, उसी तरह की ये एक कोई फार्मूला होगा, कोई एप्लीकेशन है, कोई फिनोमेना है, उसमें बहुत सारी वैरायटी है, उन सब वैरायटी को अलग अलग करने की जो सिचुएशन है, जो काम है, उसको हम कहते हैं रिड्यूशन कहते हैं। यानी फिजिक्स में 2 काम है, यूनिफिकेशन और रिड्यूशन कहते हैं। अब इसको हम हटाते हैं और फिजिक्स में से अगला टॉपिक हम देखते हैं कंजर्वेशन लॉ। कंजर्वेशन लॉ कई तरह के हैं फिजिक्स में से, और उनको हम यहाँ पर देखते हैं। कंजर्वेशन लॉ इन फिजिक्स, कंजर्वेशन लॉ इन फिजिक्स। जैसे पहला कंजर्वेशन लॉ है मास कंजर्वेशन। मास कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी भी मैकेनिकल सिस्टम का जो टोटल मास है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। मास को आप इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते। हाँ, वो कोई और बात है कि जैसे मान लेते हैं कि मार्कर है, अब इस मार्कर का मास 100 ग्राम है, इसका जो द्रव्यमान है, जो वजन है 100 ग्राम है। अब आप इसको इतना काट दो या घिस दो पत्थर में जाके, तो कह दो इसका मास, इसका वजन कम हो गया। नहीं, वो बात तो फिर चीटिंग हो गई ना। तो मास किसी भी चीज का कम नहीं होता है। जैसे कोई आदमी यहाँ पर है तो उसका वेट कुछ और है, जब मून पर चला जाएगा कोई अंतरिक्ष यात्री, तो स्पेस में जाने वाला आदमी, तो उसका वहां पर वेट कम हो जाएगा। वेट कम हो गया बट मास कम नहीं हुआ है। अब आप ये न कहो कि वहां पर जाए कोई बीमार हो जाए या स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाए, तो मोटा हो जाए, तो उसका वजन बढ़ जाए, वो बात अलग की है। लेकिन अगर ये सब सारी चीजें फुलफिल रहती हैं तो मास चेंज नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मास कंजर्वेशन का मतलब होता है कि टोटल जो मास होगा किसी भी मैकेनिकल सिस्टम का, वो हमेशा कंजर्व रहेगा। यानी टोटल मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कंजर्व रहेगा, ये ध्यान रखना है। दूसरा जो लॉ पढ़ते हैं वो होता है चार्ज कंजर्वेशन लॉ। चार्ज कंजर्वेशन लॉ का एक बेहतरीन एग्जांपल है लूप्स लॉ, यानी किरचॉफ का जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ,
जक्सन लॉ यानी करंट लॉ कहते हैं इसे। इसका मतलब ये होता है, चार्ज कंजर्वेशन लॉ का मतलब होता है कि इस पूरे सिस्टम में, पूरे यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन है। अब जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, इसका मतलब है जितना नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन की वजह से उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा प्रोटॉन की वजह से। तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज जीरो है। आप इलेक्ट्रॉन को जनरेट नहीं कर सकते हो, बना नहीं सकते हो, बिगाड़ नहीं सकते हो, गोली मारकर नष्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन ऐसा करने से आप चार्ज को कम ज्यादा नहीं कर सकते हो। आप चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, लेकिन चार्ज जितना रहेगा उस मैकेनिकल सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा। इसका मतलब आप चार्ज को जनरेट नहीं कर सकते हो, नष्ट नहीं कर सकते हो, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। इसलिए चार्ज का मान, जो चार्ज की वैल्यू है वो हमेशा कंजर्व रहेगी। जो नेट चार्ज रहेगा किसी भी मैकेनिकल सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा। ये ध्यान रखना है, ये चार्ज कंजर्वेशन लॉ की कहानी है। एंड मैं आगे बात करूं एनर्जी कंजर्वेशन। तीसरा जो कंजर्वेशन लॉ है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का मतलब है कि किसी भी मैकेनिकल सिस्टम की या किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी, नेट एनर्जी होगी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। यानी टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी जो होगी, इसके एग्जांपल में लिख देता हूँ कहाँ कहाँ इसको हम पढ़ते हैं। जैसे लेंज लॉ ईएमआई में, ऑफ ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो लेंज लॉ पढ़ते हैं, ये एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है। या लूप लॉ, जो लूप लॉ है ये है किरचॉफ का जो लूप लॉ है, जिसे हम लोग वोल्टेज लॉ के नाम से जानते हैं, किरचॉफ। किरचॉफ का सेकंड लॉ है, किरचॉफ सेकंड लॉ। तो ये ध्यान रखना है, ये दोनों लॉ एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड होते हैं। इनका मतलब होता है कि जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी या और जो भी एनर्जी यहाँ पर मिलनी है, उन सबका जो सम होगा, सम ऑफ होगा, जो टोटल होगा, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। यानी टोटल एनर्जी किसी मैकेनिकल सिस्टम की कांस्टेंट रहनी है। तो ये है एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ। एंड फोर्थ नंबर में आपको बताऊं मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। और मोमेंटम कंजर्वेशन दो तरह का होता है, इसको आप लिख लें, मेरे साथ ही नोट करते रहें। मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ दो तरह के होते हैं। ए नंबर यहां पर मैं लिख देता हूं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ में हम बताते हैं कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो dp डिवाइड बाय dt के बराबर होगा। और अगर मैं कह देता हूं कि एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो है, अगर ये एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो मैं कहूंगा dp डिवाइड बाय dt की वैल्यू जीरो होगी और p की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ये कांस्टेंट जो लीनियर मोमेंटम है, ये कांस्टेंट उसी समय तक रहेगा जब तक इसमें एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो किया जाए। यानी एक्सटर्नल फोर्स, किसी बॉडी में अप्लाइड होने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो उस बॉडी का जो लीनियर मोमेंटम होगा, उस मैकेनिकल सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम होगा वो कांस्टेंट रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कंजर्व रहेगा, इसका मतलब है कि इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू फाइनल मोमेंटम के इक्वल होगी, यानी p1 बराबर होगा p2। ये ध्यान रखना है। यानी वेलोसिटी यहाँ पर नहीं चेंज होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, यानी मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि फोर्स की वैल्यू जीरो है, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू जीरो है। बट ये उस समय वैलिड होगा जब फोर्स की वैल्यू जीरो है। ये कहते हैं, इसे कहते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। एंड बी नंबर देखते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का मतलब होता है, अगर हम लोग टॉर्क लिखते हैं, एक्सटर्नल टॉर्क लिखते हैं dl डिवाइड बाई dt, और अगर मैं किसी बॉडी, रोटेट होने वाली बॉडी का जो टॉर्क है, अगर उसको मैं जीरो कर देता हूं, इस टॉर्क को अगर मैं जीरो कर देता हूं, अगर इस टॉर्क को मैं जीरो करता हूं तो जो एंगुलर मोमेंटम है जिसे मैं L से प्रेजेंट कर रहा हूं वो कांस्टेंट रहेगा। उसी तरह से अगर
यहाँ पर मैं टॉर्क का मतलब है एंगुलर फोर्स को अगर मैं कांस्टेंट रखता हूँ, जीरो कर देता हूँ, तो उस मैकेनिकल सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है कि इनिशियल जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होगा वो फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर होगा, यानी एंगुलर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा और एंगुलर जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, वहां पर लीनियर वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ये हमारे पास कंजर्वेशन लॉ है। और अब हम बात करेंगे फिजिक्स के स्कोप पर। फिजिक्स का स्कोप क्या है, फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, फिजिक्स का सोसाइटी के साथ रिलेशन क्या है। जैसे न्यूटन ने जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट का फायदा उन लोगों को क्या मिल रहा है जो फिजिक्स अभी जानते ही नहीं है, फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं। बेचारा छोटा बच्चा है, 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का, एलकेजी यूकेजी क्लास में पढ़ रहा है। ये कोई बूढ़ा आदमी है जिसने फिजिक्स को सुना नहीं, जाना नहीं, 90 साल का, 100 साल का, 80 साल का बूढ़ा आदमी है, उसको क्या फायदा मिल रहा है न्यूटन की रिसर्च से? आइंस्टीन से क्या फायदा मिला, अल्बर्ट आइंस्टीन से क्या फायदा मिला, जोसेफ हेनरी से क्या फायदा मिल रहा है, निकोला टेस्ला से क्या फायदा मिला, थॉमस एल्वा एडिसन से क्या फायदा मिल रहा है उन लोगों को, जेम्स वाट की रिसर्च से उन लोगों को फायदा क्या मिल रहा है जो लोग फिजिक्स जानते ही नहीं है, ये जानते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनको फायदा क्या मिल रहा है। तो हम उस चीज को समझेंगे कि फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, फिजिक्स का सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है, फिजिक्स का स्कोप क्या है, इन सभी बातों को समझते हैं। भाई ये तो समझ में आता है जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनके लिए एक रोजगार है कि उनको पढ़ाने का मौका मिलता है, पढ़ रहे हैं बच्चे, एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम पास कर रहे हैं, जेई मेंस नीट एग्जाम पास कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं और पढ़ाने वाले लोगों को पढ़ाने का मौका मिल रहा है। वो उनके लिए एक एंजॉय का एक साधन है, एंजॉय है, अच्छा लगता है और एक इनकम सोर्स है। लेकिन जो लोग फिजिक्स को न जानते हैं, न पढ़ते हैं, न पढ़ाते हैं, न सुना है, न जाना है, छोटा बच्चा है बेचारा, 5-7 साल का, 2 साल का, या 90 साल, 100 साल का बूढ़ा आदमी, उसको फिजिक्स से क्या लेना देना, जेम्स वाट ने कौन सी रिसर्च की, क्या फायदा है, उसकी लाइफ स्टाइल साइंस से कैसे चेंज होती है, टेक्नोलॉजी कैसे चेंज होती है, नए नए तरह के जो फोन बनते हैं, आईफोन बनते हैं, लैपटॉप बनते हैं, कंप्यूटर, टीवी, लैपटॉप, रेडियो बनते हैं, इनका फिजिक्स के साथ क्या रिलेशन है, साइंस के साथ क्या रिलेशन है। तो अगला टॉपिक है हमारे पास स्कोप ऑफ साइंस या फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी। इन सभी बातों पर हम एक नजर डालेंगे। देखो, अगर हम इस चीज को ठीक से समझना चाहें तो आज से बहुत समय पहले जब मतलब कोई ट्रेवलिंग का साधन नहीं था, कोई कार नहीं थी, कोई बस, ट्रक, कोई एरोप्लेन, कुछ नहीं था, उस समय लोग एक जगह से दूसरी जगह में यात्रा करते थे, जर्नी करते थे। लेकिन कैसे करते थे? घोड़ा गाड़ी से करते थे, जानवरों वाली गाड़ियां होती थी, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी। जो बहुत अमीर आदमी होते थे वो लोग मतलब हाथ से चलते थे। तुमने देखा होगा पिक्चरों में, मतलब एक डाकू जा रहा है, डाकू खड़क सिंह जा रहा है, घोड़े से जा रहा है, घोड़े से हमला हो गया, मतलब घोड़े से हमला करने के लिए जा रहे हैं, हाथी से जा रहे हैं, लड़ाई हो रहा है, युद्ध हो रहा है, एक राजा दूसरे राजा से लड़ाई कर रहा है, हाथी जा रहे हैं, घोड़े जा रहे हैं, चिंगार रहे हैं, लड़ाई हो रही है। तो उस समय जो ट्रेवलिंग का जो साधन हुआ करता था, या तो पैदल था, पैदल नहीं है तो गाड़ियों से था। कैसी गाड़ी? घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी, बैल गाड़ी, इस तरह की जो गाड़ियां हुआ करती थी, उनसे लोग अपनी ट्रेवलिंग करते थे, जर्नी करते थे, एक जगह से दूसरी जगह में जाते थे। तो पहला है जर्नी यानी ट्रेवलिंग। तो पहले कैसे ट्रेवलिंग करते थे और आज कैसे ट्रेवलिंग कर रहे हैं? आज के समय में पहले ट्रेवलिंग करते थे लोग, पैदल जाते थे या घोड़ा गाड़ी, ऊंट गाड़ी इस तरह से जाते थे। लेकिन आज के समय में, आज के प्रेजेंट टाइम में ट्रेवलिंग कैसे करते हैं? लोग महंगी से महंगी कार खरीदते हैं, ट्रक है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, बस है, कार है, बहुत सारी चीजें हैं, इससे ट्रेवलिंग कर रहे हैं। एरोप्लेन है, एरोप्लेन से ट्रेवलिंग कर रहे हैं, एरोप्लेन है, इससे बना दो, ये एरोप्लेन जा रहा है, बहुत तेजी से जा रहा है, एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एरोप्लेन से, साइकिल से, बस, ट्रक। तो आजकल ट्रेवलिंग के बहुत सारे
टूल्स हो गए हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल एजेंट हैं, वहाँ से आप ट्रेवलिंग कर सकते हैं। कितना ईजी है। लेकिन पहले पहले कैसी ट्रेवलिंग थी, कितनी कठिन थी, आप समझ पा रहे हैं। आपको अगर 400 किलोमीटर की यात्रा करनी, आप अगर कानपुर में हैं, आपको दिल्ली जाना, पहले के समय में जब गाड़ी नहीं तो कितना कठिन काम था। लेकिन आज आपको कानपुर से क्या दिल्ली जाना है, ये दिल्ली से जयपुर आना है, जयपुर से जोधपुर जाना है, या कोलकाता जाना है, बनारस जाना है, कहीं भी जाना है, कितना आसान है। आपके पास पैसा है, आप ट्रेन से गए, बस से गए, एरोप्लेन से जा सकते हो, कितना आसान है, कितनी सुविधा है। एसी बस में जा सकते हो, स्लीपर बस में जा सकते हो, रिजर्वेशन करा सकते हो, हजार तरह की सुविधाएं हैं। लेकिन पहले पहले ये सब नहीं था, पहले ये सब नहीं था। तो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? ये ऐसे पॉसिबल हुआ कि जब साइंस ने रिसर्च की, साइंस का स्कोप हुआ, साइंस ने रिसर्च की, साइंस की रिसर्च से, साइंस के डेवलपमेंट से, साइंस के स्कोप से भाप के इंजन बने, इंजन का आविष्कार हुआ, इंजन बने, भाप इंजन, बिजली इंजन, स्टीम इंजन, बहुत सारे तरह तरह के जो इंजन बने, उन इंजन का उपयोग करके लोगों ने गाड़ियां बनाई। गाड़ियां बनाने का जो काम है वो टेक्नोलॉजी का काम है, टेक्नोलॉजी का काम है। इंजन बनाने का जो प्रोसेस है वो साइंस का है। किस तरह से इंजन बनाने का जो फार्मूला है वो साइंस का है। बाकी काम तो टेक्नोलॉजी करेगी, लेकिन जो की पॉइंट देने का काम है वो साइंस का है। किस तरह से इंजन बनेगा, उसका फार्मूला क्या है, वो साइंस है, वो साइंस है। इंजन बनाएगी वो टेक्नोलॉजी है, गाड़ियां बनेगी वो टेक्नोलॉजी है, कार, एरोप्लेन, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, ये सब एरोप्लेन टेक्नोलॉजी का काम है, ये टेक्नोलॉजी काम करेगी। अब टेक्नोलॉजी ने मशीन बनाए, कार बनाए, ट्रक बनाए, ट्रेन बनाए, इन सब का उपयोग करके कौन उपयोग करता है? समाज उपयोग करता है। समाज में रहने वाले लोग उपयोग करते हैं, किसका? इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। तो कहां से टेक्नोलॉजी, कहां से आई? फिजिक्स से आई, फिजिक्स के स्कोप से आई। फिजिक्स में कौन कौन से स्कोप, जैसे निकोला टेस्ला ने ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का रिसर्च नहीं करते, डिस्कवरी नहीं करते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डिस्कवरी नहीं होती, तो आज हम शायद मोबाइल फोन नहीं चला रहे होते, आज हमारे पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं होता, आज हमारे पास व्हाट्सएप फेसबुक नहीं होता। तो ये सब कब हो पाया? जब फिजिक्स ने रिसर्च की, फिजिक्स ने जानकारी दी कि इस तरह से ये प्रोसेस होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ये इस तरह से प्रोपोगेट करती है, ये इस तरह से वर्क करती है, इसमें ये करते हैं, इसमें ये करते हैं। उसका यूज करके टेक्नोलॉजी ने फोन बनाए, कंप्यूटर बनाए, लैपटॉप बनाए, गाड़ियां बनाई। किसने बनाई? टेक्नोलॉजी ने। उस टेक्नोलॉजी का यूज कौन करता है? समाज करता है। समाज में रहने वाले लोग करते हैं, समाज में जो लोग रहते हैं वो लोग करते हैं कि इस तरह से हम लोग, ये लोग कर रहे हैं, ये समाज है। और समाज उन चीजों का उपयोग करके अपने वर्क को चेंज नहीं करता है, अपने वर्क को इजी कर लेता है। चेंज नहीं करता है, बदलता नहीं, अपने वर्क को इजी करता है। तो ध्यान रखना है, साइंस से यानी फिजिक्स से टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, उस टेक्नोलॉजी से बहुत तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, और उन सभी चीजों का यूज करके जो समाज होता है, जो सोशल होता है, जो लोग होते हैं, जो पब्लिक है, उनका अपना उपयोग करके अपने वर्क को इजी कर लेते हैं। अब जेम्स वाट ने जो रिसर्च की, या किसी दूसरे साइंटिस्ट ने जो रिसर्च की, उस रिसर्च का फायदा उन लोगों को मिलता है जो लोग फिजिक्स नहीं जानते हैं। जैसे ट्रेवलिंग में कोई बच्चा चाहे 2 साल का हो, 1 साल का हो, 6 महीने का हो, उसको भी ट्रेवलिंग में आनंद आ रहा है, मस्ती से जा रहा है, चाहे वो 5 साल का हो, 10 साल का हो, यूकेजी में पढ़ता हो, एलकेजी में पढ़ता हो, उसको फिजिक्स के बारे में कोई जानकारी नहीं, साइंस के बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन मस्ती से ट्रेवलिंग कर रहा है, एरोप्लेन में जा रहा है, घूम रहा है, मस्त है। तो इसका मतलब इस चीज का फायदा सबको मिलता है, क्योंकि हम अपने वर्क को इजी करते हैं। वर्क नहीं चेंज होता है, आज भी ट्रेवलिंग हो रही थी और हजारों साल पहले भी ट्रेवलिंग हो रही है, लेकिन आज की ट्रेवलिंग इजी है क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी कहां से डेवलप होती है? साइंस से डेवलप होती है। दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन, बातचीत। तुमने सुना होगा पुराने समय में जो पिक्चरें बनती हैं उनमें से कबूतर के माध्यम से चिट्ठी भेजी जाती है। कबूतर जा जा जा, कबूतर आ, कबूतर धोखा दे जाए तो तुम्हारी चिट्ठी किसी और को दे जाए, किसी और को मिल जाए, किसी और ने पढ़ लिया, किसी और का हो गया, ये बहुत सारी बातें। लेकिन आजकल के समय में तुम्हें कम्युनिकेशन करना है, बातचीत करना है, तो क्या हेलो किया, टू 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 टू, उसके पास फोन गया, एक 10 डिजिट का नंबर होता है, उसको डायल किया, टू 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 टू, उसके पास गया टू, हेलो।
तो ये कब पॉसिबल हो पाया? वीडियो कॉल करना है, ऑडियो कॉल करना है, फाइल भेजना है, लेटर करना है, ये करना है, वो करना है, कितना आसान काम है, कितना आसान काम है बातचीत करना। कोई आदमी दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में कितनी जल्दी खबर मिल जाती है। मैच कहीं हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, भारत के आदमी बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं, दिल्ली में मैच हो रहा है, कानपुर बैठे आनंद करता है। कहीं भी कोई सूचना, कहीं भी कोई भी काम हो, कोई इवेंट्स हो, उसकी जो सूचना है, इंफॉर्मेशन है, रेडियो, टीवी, मोबाइल फोन के माध्यम से पूरी दुनिया में पल भर में फैल जाती है। कितना आसान काम है। पहले के समय में कम्युनिकेशन कैसे होता था? एक चिट्ठी लिखो, 10 दिन के बाद जाएगी, फिर वापस आएगी, कितना टाइम लगता था। राजाओं के समय में राजदूत होते थे, वो चिट्ठी लेकर, अपने राजा की चिट्ठी लेकर दूसरे राजा के पास जाता, संदेश देता था कि चलो भाई बुलावा है, ये काम करना है, वो काम करना है। तो बहुत ऐसे सिचुएशन होती थी, बहुत ऐसे काम होते थे जिनमें से बहुत ही ज्यादा टाइम लगता था। अब आज का किसी को फोन करना है, बातचीत करना है, पहले वही काम 20 दिन में होता था। भाई चिट्ठी तुम लिखोगे, 10 दिन में जाएगी, 10 दिन से उधर से उत्तर आएगा, 20 दिन लग जाएंगे। अब 20 सेकंड लगने हैं, और 20 सेकंड भी नहीं, तुरंत काम होना है। तो कम्युनिकेशन कितना आसान है। तो हमारे पास दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बेहतरीन हैं। तो हम लोग फिजिक्स यानी साइंस के स्कोप से टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से साइंस का डेवलप हो, सोसाइटी अपने वर्क को इजी करती है, क्योंकि इन टूल्स का यूज करके, चाहे मोबाइल फोन हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, टीवी हो, कार हो, बस हो, ट्रक हो, ट्रेन हो, इन सब को यूज करके सोशल यानी समाज अपने वर्क को इजी कर लेता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब हम अगले टॉपिक पर चर्चा करते हैं, फंडामेंटल फोर्स पर। फिजिक्स में 4 तरह के फंडामेंटल फोर्स होते हैं, और उन सब पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे कि कौन कौन से फंडामेंटल फोर्स हैं और उनकी वैल्यू क्या है, उनके फार्मूले क्या है, उन पर हम एक नजर डालते हैं। फंडामेंटल फोर्स यानी बेसिक फोर्स फिजिक्स में कौन कौन से होते हैं। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का शमा, बेसिक या फंडामेंटल फोर्स इन फिजिक्स। फंडामेंटल फोर्स फिजिक्स में 4 तरह के फंडामेंटल फोर्स होते हैं, माने बेसिक फोर्स होते हैं। पहला नंबर है जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट है और एक कोई बॉडी है, वो किसी दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। जैसे यहाँ पर कोई ये एक मास है, एक बॉडी है, एक बॉडी यहाँ पर है, इसका मास है m1, इसका मास है m2। तो दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो इधर फोर्स लगेगा F12, इधर लगेगा F21। तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा। अगर r डिस्टेंस पर है तो हम लिखेंगे F इक्वल टू F12 इक्वल टू F21 इक्वल टू कैपिटल G m1 मल्टीप्लाई m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। अगर कोई ये सन है, प्लैनेट्स है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। इसमें से कुछ बातें जानना बड़ी जरूरी है। ये इनफाइनाइट रेंज का फोर्स होता है, ये इनफाइनाइट रेंज का फोर्स होता है और हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर। हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है कि दोनों प्लैनेट्स, दोनों बॉडी, दोनों ऑब्जेक्ट किस मीडियम पर रखे हैं। ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की मीडियम पर डिपेंड नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और ये हमेशा पॉइंट मास के लिए वैलिड है, ओनली पॉइंट मास। पॉइंट मास का मतलब मैं एक बार बता देता हूं, दोनों बॉडी का जो साइज है, दोनों बॉडी का जो डायमीटर है, वो बहुत ही कम होना चाहिए दोनों बॉडी के बीच के सेपरेशन डिस्टेंस के कंपेयर में। यानी अगर मैं कह दूं कि इस बॉडी का जो डायमीटर है, अगर मैं d लिख देता हूँ, इस बॉडी का डायमीटर d लिख देता हूँ, तो जो d का मान होगा
वो बहुत ही कम होना चाहिए आर के कंपेयर में, ये ध्यान रखना है। तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं पॉइंट बॉडी कहते हैं, और उसके मास को पॉइंट मास कहते हैं। ये और इनफाइनाइट रेंज के लिए वैलिड है, और ये हमेशा इनफाइनाइट रेंज, इनफाइनाइट रेंज का मतलब है ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज, इट इज लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज का मतलब जो रेंज होगी आप इनफाइनाइट लिख सकते हो, और अदर फोर्स के कंपेयर में वेरी लो वैल्यू का होता है, बहुत ही कम होता है, बहुत ही कमजोर फोर्स होता है, बहुत ही कमजोर फोर्स है, वेरी वीक फोर्स एज ए कंपेयर टू अदर फोर्सेज, ये ध्यान रखना है। और ये जो फोर्स होगा मास के डायरेक्ट मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस का इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल होगा, जैसे मैंने फार्मूला में लिखा। और जो दूसरा फोर्स होगा हमारे पास वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज की वजह से डेवलप होगा, इट इज डेवलप ड्यू टू चार्ज, चार्ज की वजह से डेवलप होता है, चार्ज के रेस्ट या मोशन की कंडीशन की वजह से, रेस्ट और मोशन। और ये वाला जो फोर्स होगा इस फोर्स के कंपेयर में थोड़ा ज्यादा वैल्यू रखता है, ये आपको ध्यान रखना है। एंड तीसरे नंबर का फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स, जिसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के नाम से जानते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तीसरे नंबर का फोर्स है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, आप इसे केवल न्यूक्लियर फोर्स कह सकते हैं, या मैं इसे न्यूक्लियर फोर्स कहूं, या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये हमारे पास न्यूक्लियस है, अब इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियॉन्स हैं, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और इधर हो गए प्रोटॉन न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं उस फोर्स को हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ध्यान रखना कि जो प्रोटॉन प्रोटॉन पर फोर्स लगाएगा, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पर फोर्स लगाएगा, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर जो भी फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे। यानी न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स का मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे उसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इस पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में जितने भी फोर्स हैं उन सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन जिस फोर्स के कारण कनेक्टेड होते हैं, बंधे हुए होते हैं, उस फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और ये ध्यान रखना है कि ये मास पर, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, ये अट्रैक्टिव या रिपल्सिव दोनों नेचर का हो सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पहले नंबर में बता दूं, ये बहुत ही हाई वैल्यू का होता है, इट इज लार्ज वैल्यू फोर्स, इट इज वेरी लार्ज वैल्यू, ये बहुत ही लार्ज वैल्यू का फोर्स है। ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं है, फिर भी फोर्स लगता है। ये इट इज डू नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का हो सकता है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। कैसे अट्रैक्टिव रिपल्सिव होगा इसको एक बार मैं समझा देता हूं। जैसे एक ये प्रोटॉन है, एक न्यूट्रॉन है, इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच की जो एक रेस्ट डिस्टेंस होती है उसको मैं r0 ले लेता हूं, और ये रेस्ट डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेट 1.2 इंटू 10 पावर माइनस का 15 मीटर होती है, 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 15 मीटर होती है। ये दो न्यूक्लियॉन्स के बीच के जो एवरेज डिस्टेंस होती है वो इतनी होती है। अगर आपने इन पर एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इनको आपने बाहर की तरफ ले गए तो आपने देखा कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है, r ज्यादा हो गई r0 से,
तो दोनों एक दूसरे को अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, तो इस सिचुएशन पर अट्रैक्टिव फोर्स होगा। बट अगर आप दोनों प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच की डिस्टेंस को आप डिक्रीज कर रहे हो, इस समय देखो डिस्टेंस हो गई आर की वैल्यू कम हो गई आर नॉट के कंपेयर में, तो इस समय दोनों ये जो न्यूक्लियॉन्स होंगे अपने रियल फिनोमेना, अपने रियल सिचुएशन पर जाने की कोशिश करेंगे। तो इस समय दोनों न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे को रिपल करेंगे, यहाँ पर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ध्यान रखना है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों नेचर का होता है। प्रोटॉन प्रोटॉन पर फोर्स लगाएगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पर, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर फोर्स लगाएगा, ये हमेशा इसी तरह का होगा। और अगली बात है कि ये हमेशा शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, इट इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स। और जो रेंज होती है अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻15 मीटर के आसपास होती है, यानी 1 फेक्टोमीटर के आसपास इसकी रेंज होती है। तो ये ध्यान रखना है आपको। ये है हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब हम बात करेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स पर। लेकिन अब ये ध्यान रखना है, एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन जब तक न्यूक्लियस के अंदर है तभी एक दूसरे पर जो फोर्स लगाएंगे उस फोर्स को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे। अगर इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को हम बाहर निकाल लें तो सीधी सी बात है कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगी। डिस्टेंस बढ़ने से फिर वो न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगा। फोर्स तो कोई दूसरा क्रिएट होगा, हो सकता है बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट हो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि ये न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसी समय तक एक दूसरे पर न्यूक्लियर फोर्स लगा पाएंगे जब तक ये न्यूक्लियस के अंदर है, यानी इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। जैसे ये न्यूक्लियस से बाहर आ जाएंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, फिर जो फोर्स लगेगा वो न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगा। तो ध्यान रखना है। अब चौथे नंबर पे फोर्स का डिस्कशन करते हैं, जिसको हम कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपेयर में कमजोर होता है, बाकी वैसे स्ट्रॉन्ग होता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में स्ट्रॉन्ग होता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स कब क्रिएट होगा? जब रेडियो एक्टिव फिनोमेना होता है। जब रेडियो एक्टिव फिनोमेना होता है तो यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर अल्फा है, बीटा प्लस है, या बीटा माइनस है, या गामा है, इस तरह के छोटे छोटे पार्टिकल इमिट होते रहते हैं। और इन्हीं के साथ में अनचार्ज जो पार्टिकल होते हैं, अनचार्ज पार्टिकल होते हैं, जिसे हम कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। एंटी न्यूट्रिनो ये पार्टिकल यानी बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो एक दूसरे पर जो फोर्स लगाते हैं उस फोर्स को हम वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और ये ध्यान रखना है कि ये भी एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, ये भी एक शॉर्ट रेंज फोर्स है। और इसकी जो रेंज होती है आर अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻16 मीटर के आसपास होती है। तो ये हमारा टॉपिक है आज का फिजिकल वर्ल्ड का, यानी चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th की फिजिक्स का। कल हम इसी टाइम, इसी वीडियो, इसी एपिसोड में, इसी वीडियो लेक्चर में या इसी चैनल में हम लोग बातचीत करेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट पर। और यहाँ पर क्लास 11th की फिजिक्स डिटेल से मिलेगी। और एक टॉपिक इसी में, इसी के पैरेलल चल रहा है क्लास 12th की फिजिक्स का, यानी डेली एक एपिसोड, एक वीडियो लेक्चर होता है क्लास 11th की फिजिक्स का, और एक होता है डेली क्लास 12th की फिजिक्स का। क्लास 12th में अभी हम लोग जो न्यूक्लियस है उसको पढ़ रहे हैं, यानी बाइंडिंग एनर्जी है या न्यूक्लियर फ्यूजन है, फिजन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। और इसमें से पहला चैप्टर स्टार्ट किया आज हमने और इसको इस तरह से देखा, और यहाँ से इसको कंप्लीट करते हैं।